प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे किसानों की। जी हां, पंजाब का किसान परेशान है और आप सरकार को कोई सुध नहीं है। लेकिन जहां किसान आराम से बैठकर अपनी मांगों को लेकर शांति से प्रदर्शन कर रहा था, वहीं अब किसानों का गुस्सा आसमान पर है और सरकार के खिलाफ गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के नेता सरवन सिंह पंधेर ने जेल से रिहा होते ही राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब की आप सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है। देश को अन्न देने वाला अन्नदाता परेशान है। किसान नेता अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कोई जेल के चक्कर काट रहा तो कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो वही किसान अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या किसानों की मांगों को मानना पंजाब सरकार के लिए इतना मुश्किल है? क्या ये देश किसानों का देश नहीं? अगर ऐसा ही रहा तो पंजाब में आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना पाएगी या फिर से आम आदमी पार्टी का दिल्ली की तरह पंजाब से भी पत्ता कट जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर को मुक्तसर साहिब जेल से रिहा कर दिया गया है। पटियाला, मुक्तसर, नाभा और फरीदकोट समेत तमाम जेलों से किसान नेताओं को रिहा किया गया है। रिहा होते ही सरवन सिंह पंधेर एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की। रिहाई के बाद बहादुरगढ़ में सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। राज्य की जनता उसका जवाब जरूर देगी। कहा कि सबसे पहले हम राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार को हमारे चोरी हुए सामान की भी भरपाई करनी चाहिए। जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਠੀਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜੋ ਸਕੇਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मैन्यू कड्डो साडे सामने और एक्ट कड्डो जेल का, सानू उहदे मुताबिक सब को मुहैया करो। तो असीं लड़ के अपनी स्ट्रगल करके अंदर जांदे असीं डेयरी दे अगले बने स्टेज लाती सी सारे आगूआं ने। ते असीं ना इहो जी कोई पोखर दल पटियाले तां नहीं चली हैगी, बाकी चली होऊ। मेरी सुन लो, ठीक है? हाँ, और इदों कहा जेल दे अंदर भराओ नशा भी चलदा जे मोबाइल भी चलदे। जेहड़े कहंदे ना भी भगवंत मान कहंदा, जेहड़ा मैं तां अज भी कहना भगवंत मान जी आओ मेरे नाल पटियाला जेल च चलीए। जे अंदर ना मोबाइल होण, अंदर समैक ना विकदी होए ते सानू असीं जथेबंदी छड्ड ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਲੀ ਆ ਇਹ युद्ध नशा विरोध। अंदर तो सब कुछ चल रहा और अंदर थोड़ा कुछ भी नहीं रुका है, असं अखा ना देख के आए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मुझे मुक्तसर साहिब जेल से रिहा कर दिया गया है। आप और भगवंत मान कह रहे थे कि किसानों का विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ है, लेकिन आज सवाल उठता है कि पंजाब सरकार को किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या मजबूरी थी। हमारे टेंट और ट्रैक्टर आदि को नुकसान पहुंचाने के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। यार जड़े शरारती तत्व वाड़ के चोरियां कराइयां पंजाब सरकार ने उन्हां खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तुसीं जानदे हो जिवें एक MLA ते इल्जाम लगाए जा रहे भी जिवें शंभू बॉर्डर ते चोरी दे विच ओहदा हत्थ हैगा वा, तां जवाबदेही देनी चाहिए। इहो जिहे MLA नूं करना की हैगा, स्पष्ट करन भगवंत मान जी, अमन अरोड़ा जी पार्टी के प्रधान ने, केजरीवाल साहब स्पष्ट करन भी ये की कीता हैगा, कौन जिम्मेवार हैगा इस गल लई। बाकी जड़े अंदोलनां दा ऐलान 24 दी PC दे विच दोवां फोरमां ने कीता सीगा, ਉਹ ਐਜ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਆਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੰਦੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਠੀਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਕੇਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂ ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਐਕਟ ਕੱਢੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਖੜ ਦਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਲੀ ਹੋਊ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਕਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾਓ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਸਮੈਕ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਲੀ ਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾय नहीं। मैं हिंदी 'ਚ 2 मिनट बोलता। आज लगभग मुझे जो है श्री मुक्तसर साहब जेल से रिहा किया गया। जिस तरह आप जानते हैं 19 मार्च को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और हमारे खेती बाड़ी मंत्री चौहान जी और अन्य मंत्री आए थे, और हमने देखा 1947 के बाद पहली बार हमने देखा कि किसान लीडरों को मीटिंग में बुलाकर गिरफ्तार किया गया। और वो सरकार जो भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती थी कि इनका आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। भगवंत मान जी स्वयं कहते रहे हैं कि जो रोड के ऊपर दीवारें निकाली गई हैं वो मोदी सरकार ने निकाली है। मोदी सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि रातों रात क्या हुआ। आपने दिल्ली के मंत्रियों की जान बचाने के लिए, जहां ईडी के डर से केंद्र के साथ मोदी जी और गृह मंत्री जी के साथ समझौता कर पंजाब सरकार ने बलपूर्वक ढंग से जिस तरह से मोर्चे को खदेड़ा है, ये सवाल खड़ा होता है। और आज हम सवाल करते हैं कि भगवंत मान जी आज भी बताइए, हम इस बात से सहमत रहे हैं कि अगर जहां भी रोड रुकेगी, हमें कौन सा रोड रोकने का शौक है। जहां ये बोला जा रहा है कि आम लोगों को तकलीफ थी, व्यापारियों को तकलीफ थी, ट्रांसपोर्टरों को तकलीफ थी, हम बोलते बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कब कहा था कि रोड बंद की जाए। लेकिन आज भी एक किसान ने खुदकुशी किया। क्या जो लाखों किसान खुदकुशियां कर रहे हैं कर्ज के कारण, जो इतनी बड़ी किसानी परेशान है, उसकी भी किसी को तकलीफ है तो हमें जरूर बताया जाए। तो इसलिए हमें अब लगता है, जब पहले पंजाब पर हमला होता था तो ये अफगानिस्तान से होता था, अब्दाली आता था, दिल्ली का तख्त और लाहौर का तख्त मिलकर हमारे ऊपर अटैक करते थे। अब जो कॉरपोरेट मॉडल है, वाशिंगटन से हमला नीति बनती है कॉरपोरेट की। अब दिल्ली से अब्दाली मिल जाते हैं और पंजाब से जकरिया खान मिल जाते हैं, तो ये मिलकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं। और हम लिखते हैं, अगर सरकार इकट्ठी हो रही तो किसान लीडरों को भी इकट्ठा करना चाहिए। हम चाहेंगे, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि पहले जकरिया खान से हमें निपटना चाहिए। जो मुत्रु मुत्रु शब्द आपने प्रचलित हुआ, आप सुना है थोड़ा सा, इससे पहले सबको मिलकर हिसाब किताब बराबर करना चाहिए। केंद्र के खिलाफ भी आंदोलन करते रहेंगे, पंजाब के खिलाफ भी 12 मांगों को लेकर। और आज चाहेंगे कि जितना भी हमारा बॉर्डरों के ऊपर नुकसान हुआ है, हर तरह का, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, टेंट हो, स्टेज हो, स्पीकर हो, कुछ भी हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, सबकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि डीआईजी सिद्धू साहब बोलते थे कि हमारी सबके ऊपर वीडियो लगी हुई है और हम सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनको मालूम होगा कहां कहां चोरी हुई, कहां कहां माल गया है। और जिन भी अधिकारियों ने किसान लीडरों के ऊपर लाठी चलाई है, दुर्व्यवहार किया है, आम किसान से आम किसी लोग से किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिन्होंने भी शरारती तत्वों ने, जो भी खनौरी हो या शंभू हो, जहां से चोरी किया, उनके खिलाफ पर्चे होने चाहिए।
जो 24 की पीसी में दोनों फोरमों ने ऐलान किया था वो जारी रहेगा, उसको हम रोकने वाले नहीं हैं। जहां तक एकता का सवाल है, आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं पहले दिन से केएमएम और मेरा निजी तौर से मत रहा है, हम पूरी तरह करते रहे भी। जितनी बड़ी मांगे हैं आज भी, सरकार से निपटना अलग बात है, सभी को इकट्ठे होकर आंदोलन करना चाहिए। हम लड़ते भी मोदी के खिलाफ है, पंजाब सरकार के खिलाफ है, दुश्मन भी हमारा एक ही है, हमारी मांगे भी एक है। तो हम आज भी कहते हैं कि सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए। पिछले 13 महीने से ज्यादा समय से पंजाब और हरियाणा के कुछ किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। किसान संगठनों के नेता अपनी मांगों को मनवाने की जिद पर अड़े थे। इस मसले पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के साथ कई चरणों की बातचीत के बाद कोई समाधान नहीं निकला था। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी खुद किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया। पुलिस ने किसानों के साथ उनके स्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद दोनों मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने सरवन सिंह पंधेर सहित कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया था। एक तरफ जहां किसान नेता जेल से रिहा हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन समाप्त कर दिया और पानी ग्रहण कर लिया, जिसके बाद से किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है। डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से अनशन पर थे, जिसके जरिए वह किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे थे। डल्लेवाल 123 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। उनकी प्रमुख मांगों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली और 2020-21 किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देना शामिल है। सारे किसान भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम। आज 28 तारीख की सुबह है, रात का समय है। आप सबको पता ही होगा कि 19 तारीख को जब केंद्र सरकार के साथ मीटिंग के बाद सारे किसान नेता दोनों फोरमों के वापस आ रहे थे, तो उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग 1500 किसानों को अलग अलग जेलों में रखा गया था। उसी समय से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पानी पीना भी छोड़ दिया था, तो उनकी हालत लगातार बहुत ज्यादा नाजुक होती चली गई, क्योंकि 19 तारीख से ही वो पानी की एक बूंद भी नहीं ले रहे और उनसे बोला भी नहीं जा रहा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये स्पष्ट कहा था कि मैं पानी की एक घूंट भी जब लूंगा जब जेल में बंद हमारे सारे साथियों को रिहा किया जाएगा। तो आज सुबह भी रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास से ही 28 तारीख को हमारे सारे साथियों को रिहा किया जाने लगा है। पटियाला जेल से हमारे जितने साथी, लगभग 48 साथी बचे हुए थे, उन साथियों को भी रिहा किया गया है। इसी तरीके से अन्य जेलों से भी साथियों को रिहा किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा काका सिंह कोटड़ा जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ, ਕੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੰਬੂ ਟੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਢਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 10-11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆંકੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਰੋਪੜ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਨਾਭਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੁਣ 280 ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰਾਵੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਨਾ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੌ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। किसान नेता सरवन सिंह पंधे जेल से रिहा होने के बाद पटियाला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बता दें कि जब से किसान नेताओं को जेल भेजा गया था, तभी से डल्लेवाल ने पानी की बूंद भी नहीं पी थी। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को अब जेल से रिहा कर दिया गया और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी पानी पी लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पंजाब सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी या यूं ही किसानों को अपनी मांगों के लिए लड़ता रहना पड़ेगा, फिर जिसका असर पंजाब चुनाव में भी हम सबको। अब अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बनी बीजेपी की सरकार को बजट पेश करने का मौका मिला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद वित्त मंत्री के रूप में ही बजट पेश किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सदन को बताया कि इस साल का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है। अपने बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने हर वर्ग का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने जहां बजट पेश किया था, उसके बाद विधानसभा में बजट पास हो गया है, जिसके बाद से बीजेपी में जश्न का माहौल है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूं। विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट पास हुआ है। ये दिल्ली के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। दिल्ली की जनता को सुकून देने वाला है। अब दिल्ली सरकार इस पर काम करना शुरू करेगी। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये जो विकसित दिल्ली का बजट
2025-26 का आज पास हुआ है। ये दिल्ली के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है, दिल्ली की जनता को सुकून देने वाला है और अब दिल्ली सरकार इस पे काम करना शुरू होगी। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ जिनके कारण से ये संभव हो पाया, और बधाई देती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिनके नेतृत्व में सरकार काम करेगी। एक तरफ जहां बीजेपी इसको ऐतिहासिक बजट बता रही है, वहीं विपक्ष में आप इस बजट को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए की आय नहीं है और ना ही हो सकती है। जुमलेबाजी शुरू कर दी। 1 लाख करोड़ निराधार हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1 लाख करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1 लाख करोड़ ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां से पैसे आएंगे। सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था, तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। 1951 से बजट का हिस्सा है इकोनॉमिक सर्वे। 1964 से बजट के डॉक्यूमेंट से अलग होकर बजट से पिछले दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन जब ये 68,700 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश हुआ। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली की इकोनॉमी की स्थिति बताता है। रियल एस्टेट सेक्टर कितना बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, स्मॉल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है, रिटेल कितना बढ़ रहा है, होलसेल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक सर्वे सामने आ जाता तो ये हवाई टैक्स का आंकड़ा जो पिछले साल से 20% का इंक्रीज दिखा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में नहीं रख पाती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे प्रोजेक्ट कर रहा है। 6.5% जीडीपी ग्रोथ पर 20% टैक्स का इंक्रीज, ये कुछ अद्भुत ही चमत्कारी इकोनॉमिक्स है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो आंकड़ा एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, निराधार है, और इसी की वजह से कल बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर नहीं रखा गया। अगर आप देश की इकोनॉमी के आंकड़े और दिल्ली की इकोनॉमी के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार हिसाब लगाएंगे तो दिल्ली का टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 63,000 करोड़ के आसपास आने वाले वित्त वर्ष में होगा। यानी भाजपा की सरकार से एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ कम, तो 1 लाख करोड़ का बजट आ गया 95,000 करोड़। दूसरा, ऐसा कहा गया है इस बजट में कि 15,000 करोड़ लोन्स अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, 15,000 करोड़ का लोन दिल्ली सरकार लेगी। दिल्ली सरकार बाकी राज्य सरकारों की तरह नहीं है कि वो बैंक से, मार्केट से लोन ले सकती है।
इसलिए लोन दिल्ली सरकार सिर्फ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का ये नियम है कि दिल्ली के लोगों ने जितना पैसा जमा किया है स्मॉल सेविंग्स में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, महिला सम्मान की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है केंद्र सरकार की, जितना पैसा जमा हुआ है उसका 100% या 50% दिल्ली सरकार लोन के तौर पे ले सकती है। दिल्ली में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली बजट को लेकर कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया तो वह एक नई सोच और उत्साह के साथ लाया गया था। संकल्प पत्र में जो भी कहा गया है उन सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा। पापी आपकी सरकार दिल्ली में जब बजट लाती है तो उसमें 4 प्रमुख योजनाएं दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक नई सोच, एक नई उमंग, दिल्ली का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए वादे पूरे करने वाला जो संकल्प पत्र में कह दिया वो पूरा होगा। जिसका एक बड़ा उदाहरण यह है, हर महिला को 2500 रुपए और महिला को 2500 रुपए मिलेगा प्रति माह। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ वादा पूरा करना, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और दूसरी तरफ वादा तोड़ राजनीति अरविंद केजरीवाल की। पहली योजना एससी बस्तियों का सुधार होगा, इसके लिए लाई गई थी। और जब मैं आंकड़े दूं उससे पहले ये बता दूं, 2020-21 के बजट की बात मैं चारों योजनाओं में करूंगा। और यह समय था कोविड का, महामारी का। कोविड के संकट में दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहायता नहीं, जो प्रावधान है उसको लागू करना, खर्च करना, यूटिलाइजेशन नहीं, उस समय पे शराब नीति लाना और शीश महल लाना, यह उनकी प्राथमिकता थी। और पहली जो योजना थी दलित बस्तियों का सुधार, आपको जान के आश्चर्य होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हृदय में दर्द होगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या जो एलोकेशन करे 65 करोड़ का, वित्त वर्ष 2020-21, नोट कर लीजिए, 65 करोड़ का एलोकेशन दलित बस्तियों के सुधार के लिए। कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना यूटिलाइजेशन हुआ? 65 करोड़ के एलोकेशन में 50 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन, केवल लेस देन 1%, 1% भी एलोकेशन के हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं किया। दूसरा, जय भीम सीएम प्रतिभा विकास योजना, इस योजना के तहत जो पिछड़े समाज से बच्चे आते हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध कराना, फीस उनको भत्ता देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। 2022-23 एलोकेशन 70 करोड़, कितना यूटिलाइज हुआ? अभी हम थे 1% से कम पे, 70 करोड़ में यूटिलाइज किया 0, 0। आप सोच सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उर्फ बर्बादी, भ्रष्टाचार, कट्टर बेईमानी,
आप 70 करोड़ का एलोकेशन करते हैं, विज्ञापन देते हैं वाहवाही लूटने के लिए, और उसके बाद यूटिलाइजेशन इज 0। एक तरफ जहां बीजेपी जनता से किए हर वायदों को पूरा करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने भी दिल्ली विधानसभा में महिला समृद्धि योजना 2025 के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि दिल्ली की सब महिलाओं के बैंक खातों में 8 मार्च को 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। जब हमारे विधायक ने विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया और इसके बारे में पूछा, तो आप विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। अब जब बीजेपी 2500 रुपए नहीं देना चाहती, तो मुस्ताफाबाद का नाम बदलने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों से वादा किया कि 8 मार्च को दिल्ली की सब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, पर अभी तक खाते में 1 रुपया नहीं आया। जब सदन पटल पर हमारे विधायक ने इस पे सवाल पूछा, तब कहते हैं कि हम टाइमलाइन नहीं बताएंगे, कहते हैं हम समय सीमा नहीं बताएंगे। समय सीमा पूछने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी का 2500 रुपए देने का कोई भी इरादा नहीं है। नाम चेंज करने की बात की जा रही है, इसीलिए 2500 रुपए नहीं दे रहे, इससे ध्यान भटकाने के लिए। वो चाहते हैं कि जो उनका झूठ था उस पे कोई चर्चा ना हो, मुस्तफाबाद पे चर्चा हो। तो जब सिलेंडर 2500 नहीं देने, मुस्तफाबाद का नाम बदल दो। सिलेंडर नहीं देगा, अकबर रोड का नाम बदल दो। 50,000 नौकरियां नहीं देनी, नजफगढ़ का नाम बदल दो। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे वादों पे चर्चा ना हो उसके लिए ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपए की राशि आ जाएगी। मोदी जी ने कहा कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के फोन में मैसेज आएगा कि 2500 रुपए आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया और देश के सामने साबित हो गया कि मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी का झूठ अब दिल्ली की महिलाएं देख रही हैं। मोदी जी का झूठ पूरा देश देख रहा है। जब इस सदन पे हमने सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही। जब हमारे विधायक ने पूछा कि 2500 रुपए आने की क्या तारीख है, तो एक एक करके सभी सदस्यों को विधानसभा से पटल से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब साफ है कि 8 मार्च को पैसे नहीं दिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का इरादा है दिल्ली की महिलाओं को पैसे देने का। तो आज दिल्ली के सामने और देश के सामने ये साफ हो गया है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला। मोदी जी ने गारंटी के नाम पर जुमला दिया और दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। फिलहाल अब बीजेपी की सरकार तो दिल्ली में आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में बीजेपी जनता से किए वायदों को कब तक पूरा करेगी, या बीजेपी के भी सारे वायदे सिर्फ चुनावी वायदे थे। इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले सालों में ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।